Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the structure of DNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid. ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसलिए हम इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, अब वो फंक्शन कब होने हैं, कैसे होने हैं, क्यों होने हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, इसका आंसर किसके अंदर मौजूद होता है? डीएनए के अंदर। ठीक, अब ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद कहाँ है? फॉर एग्जांपल, एक घर है, ठीक है, और वो किससे मिलके बना है? ईंटों से। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो यूनिट है, जो एक मतलब इसको बना रहा है, वो यूनिट क्या है? ब्रिक। इसी तरीके से जो ह्यूमन की बॉडी होती है, ओके, वो किससे मिलके बनी होती है? उसका यूनिट क्या है? ह्यूमन बॉडी का यूनिट है सेल। हमारे पास देयर आर बिलियन ऑफ सेल्स, अप्रॉक्सीमेटली 33 बिलियन सेल्स विच फॉर्म्स द बॉडी ऑफ एडल्ट ह्यूमन। ठीक है, अब हमारे पास जो 33 बिलियन सेल्स हैं, इसमें से अगर मैं एक सेल ले लूँ, ठीक है, और ये सेल किस तरह के होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, रिमेंबर दैट। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स किस तरह के होते हैं कि इन सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, असल में इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए, पाया जाता है। क्लियर? अब ये डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी करेगा कि ये जो सेल है, ये जो स्पेसिफिक सेल जो मैंने बनाया है, ये किस किस्म का आरएनए बनाएगा, और ये आरएनए किस किस्म की प्रोटीन बनाएगी, और वो प्रोटीन कैसा फंक्शन करेगी। क्लियर? हमारे पास जितने भी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, सब के अंदर न्यूक्लियस है, और सब के अंदर एक जैसा डीएनए मौजूद है। डीएनए क्या है? सेम है, विच मीन्स कि इनके अंदर सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये तो हो गया डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि वो किन कंपोनेंट से मिलके बना है। लेट्स डिस्कस दैट। अच्छा जी, अब डीएनए की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये एक पॉलीमर कंपाउंड है। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये बहुत से छोटे छोटे यूनिट्स से मिलके बना है। ठीक है, ये क्या हो गया? पॉलीमर चेन। ठीक है, ये ऐसा कंपाउंड है जो कि बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना है। अगर हम इसके एक यूनिट की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमर। अब इसका ये जो यूनिट है, मोनोमर है, वो क्या है? जो डीएनए का जो मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड, विच मीन्स कि ये भी न्यूक्लियोटाइड होगा, ये भी न्यूक्लियोटाइड होगा। मैं एन से बता देती हूँ, ठीक है। दिस इज़ अ न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? डीएनए। क्लियर? अब इसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इस तरह लेते हैं कि लेट्स से हम डीएनए बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? अब डीएनए बनाने के लिए तो हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? देयर आर 3 मेन इंग्रेडिएंट्स। नंबर 1 इज़ अ नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस चाहिए। दूसरा इंग्रेडिएंट है पेंटोस शुगर। ठीक है, और तीसरा इंग्रेडिएंट हमारे पास आ जाता है फास्फोरिक एसिड। क्लियर? ये बिल्कुल ऐसे है कि आप घर में किचन में कोई डिश बना रहे हो तो उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजिनस बेसिस को। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो बुनियादी तौर पर कार्बन की रिंग्स होती हैं। ठीक है, विच मीन्स अगर कार्बन है तो इसका क्या मतलब है कि कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर? अब ये जो कार्बन की रिंग्स होते हैं, इनके पास कहीं कहीं पे क्या लगा हुआ होता है? नाइट्रोजन।
ठीक है, नाइट्रोजन के एटम्स लगे हुए होते हैं, इसलिए फिर हम इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं ये दो तरह की होती हैं, 2 टाइप्स। एक को बोलते हैं प्यूरीन्स और दूसरी को बोलते हैं पायरिमिडीन्स। जो प्यूरीन्स नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं इनकी स्ट्रक्चर में डबल रिंग्स होते हैं, ठीक है, 2 रिंग्स होते हैं, जबकि पायरिमिडीन्स की स्ट्रक्चर के अंदर देयर इज़ अ सिंगल रिंग या एक ही रिंग होता है। क्लियर। अब इसको आप इस तरह याद करो कि जिसका बड़ा नाम है दैट इज़ पायरिमिडीन्स, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, छोटी है, विच मीन्स कि एक ही रिंग है। जिसका छोटा सा नाम है प्यूरीन, उसकी स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स हैं, बड़ी स्ट्रक्चर है लेकिन नाम उसका छोटा है। तो ये तो होगी नाइट्रोजनस बेसिस। आप इसको, नाइट्रोजनस बेसिस का नाम क्या है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। नंबर 1 एडेनिन, आई होप कि ये नाम सुने हुए होंगे। सेकेंड इज़ थायमीन, 4th वन इज साइटोसिन एंड गुआनिन। अब आप बोलोगे 2 टाइप्स पहले बोला, अब 4 तरह का बता रहे हैं, ठीक है। जो एडेनिन और गुआनिन होते हैं, ठीक है, एडेनिन एंड द गुआनिन आर प्यूरीन्स। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो एडेनिन और गुआनिन नाइट्रोजनस बेस है इनकी स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स हैं, जबकि थायमीन और साइटोसिन दीज आर द पायरिमिडीन्स। थायमीन प्लस साइटोसिन, इनकी स्ट्रक्चर में कितने रिंग हैं, 1 रिंग है, ठीक है। पहला इंग्रेडिएंट तो हमारा तैयार हो गया विच इज़ अ नाइट्रोजनस बेस। हमने इसको बाज़ार से जाके समझ लो ख़रीद लिया है, ठीक है, प्यूरीन्स खरीदे और कुछ पायरिमिडीन्स लिए। अब हमें डीएनए की स्ट्रक्चर या डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उसको बनाने के लिए एक दूसरा इंग्रेडिएंट था दैट इज़ पेंटोज शुगर, वो चाहिए। तो लेट्स डिस्कस दैट। अब पेंटोज शुगर को ख़रीदने के लिए हमें एक शॉप में जाना पड़ेगा जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जितने भी शुगर है ना उसको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, ठीक है। ये एक ऐसी शॉप है जहाँ पे शुगर मिलती है और इसका नाम कार्बोहाइड्रेट्स है। अब इस शॉप के अंदर इसको डिफरेंट सेक्शन में, जिस तरह बड़े बड़े स्टोर्स जो होते हैं उनको डिफरेंट सेक्शन में बनाया, मतलब तकसीम कर दिया जाता है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स की शॉप है, इसके अंदर 3 सेक्शन है, 3 पोर्शन है, ठीक है। पहले पोर्शन में हमारे पास आ जाती है मोनोसैकेराइड, उस पोर्शन का क्या नाम है भाई, मोनोसैकेराइड। दूसरा हमारे पास ओलिगोसैकेराइड एंड द थर्ड वन इज़ पॉलीसैकेराइड। हम अब जिस तरह सुपर स्टोर के अंदर सेक्शंस होते हैं, हमें लेट से, तो हमें जो चीज़ चाहिए होती है हम उस सेक्शन में जाते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस सेक्शन के अंदर पेंटोज शुगर मौजूद है। मोनोसैकेराइड असल में हमारे पास क्या है, दीज आर दी कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, विच मीन्स कि ऐसे कंपाउंड हैं जो कि कार्बन से मिलकर बने हैं। मोनोसैकेराइड्स में जो मिनिमम नंबर होती है कार्बन की वो 3 होती है और मैक्सिमम 7 होती है, 3 से कम नहीं होगी और 7 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड क्या है, जब 2 या 9 तक, 2 to 9, ठीक है, हमारे पास मोनोसैकेराइड्स जब वो आपस में एक चेन बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड वो चेन है जिसमें हमारे पास शुगर का वो मालिक्यूल या कंपाउंड है या वो चेन है जिसके हमारे पास 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उस चेन को क्या बोल देंगे, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड में ज़रा आ जाए, हमारे पास अगर मोनोसैकेराइड ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन की नंबर कितना है, 3, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ट्राइओसिस, ठीक है। अगर उसके पास कार्बन का नंबर 4 है तो उसको हम बोलेंगे टेट्रोसिस, ठीक है। अगर 5 है तो पेंटोसिस, ठीक है, और अगर 6 है तो वो हमारे पास हेक्सोसिस, ओके। इसी तरीके से अगर 7 है तो वो हमारे पास हेप्टोसिस। तो अगर आप देखो, आपको अपने सुपर स्टोर में जो मोनोसैकेराइड सेक्शन था उसमें आपको मिल गया है अपना पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर की यहाँ हम एग्जांपल लेंगे राइबोस, ठीक है, एंड डीऑक्सीराइबोस। तो राइबोस ऐसा शुगर है जिसके अंदर कार्बन का नंबर कितना है, 5। अगर मैं उसकी यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो आप देखो, ये लेट्स से ये राइबोस है, तो घबराना नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। 1 2 3 4
5, कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन है, ठीक है। अब जो फर्स्ट कार्बन होता है इसके साथ असल में डबल बॉन्डिंग O के साथ हुई होती है और एक सिंगल बॉन्ड H के साथ, विच मीन कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, ठीक है, एल्डिहाइड, क्लियर। अच्छा, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, तो उसके लिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम। बाकी जितने भी 4 कार्बन हैं उनके एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके, और एक तरफ हाइड्रोजन का ग्रुप लगा हुआ होता है। तो अभी अगर आप देखो तो ये जो राइबोस शुगर है ये किस फॉर्म में मौजूद है हमारे पास? चेन की फॉर्म में। लेकिन हमारे पास डीएनए की स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर जो पेंटोस शुगर होता है वो किस फॉर्म में मौजूद होता है? रिंग फॉर्म में। तो दैट्स मीन कि हमें इसको चेन फॉर्म से रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर यहाँ देखो तो ये राइबोस शुगर है, 5 कार्बन शुगर, और ये किस फॉर्म में है? चेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में है। हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें? रिंग स्ट्रक्चर में, विच इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर डीएनए, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, ये अब रिंग किस तरह बनेगी? कार्बन नंबर जो 4 होता है वो कार्बन नंबर 1 से बात करता है, ठीक है। उससे जब ये बॉन्डिंग होगी तो अगर आप देखें तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, क्लियर। तो कार्बन नंबर 1 कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मेरी तो वैलेंसी पूरी है, देखो 1 2 यहाँ से 3 और यहाँ से 4, तो मैं तुम्हारे साथ बॉन्डिंग कैसे कर सकता हूँ? तो कार्बन नंबर 4 कहता है तुम इसकी फ़िक्र ना करो, ये मुझ पे छोड़ दो। वो क्या करेगा, यहाँ से जो अपना ये OH होता है, ठीक है, इसको लेके जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जो कार्बन नंबर 1 है उसकी ऑक्सीजन के साथ आप देखें किस तरह हुई हुई है? डबल बॉन्डिंग हुई है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है ना, तो इसलिए डबल बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड कार्बन के साथ से यहाँ से उसका टूट जाएगा। अब ये जो एक बॉन्ड है ऑक्सीजन का इधर से टूट गया है, तो उसके पास मतलब है कि ऑक्सीजन अब दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनाए? उसे तो बनाना है। तो वो क्या करेगा? इट विल फॉर्म अ बॉन्ड विद H, हाइड्रोजन, ठीक है। और जो कार्बन जिसने ऑक्सीजन के साथ यहाँ से बॉन्ड तोड़ा तो वो किसके साथ बना देगा अपना बॉन्ड? O के साथ, क्लियर। यहाँ से इसने OH दे दिया था तो यहाँ पे अब OH नहीं रहा। अब इसकी बॉन्डिंग किसके साथ? अगर आप देखें तो इसकी बॉन्डिंग इस O के साथ है। अब इस O की भी वैलेंसी पूरी हो रही है, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, और ये H किसके साथ चला गया है? दिस विद दिस ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1 के ऑक्सीजन के साथ। अब अगर मैं इसकी रिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो बहुत आसान है, ठीक है। कार्बन नंबर 1 मैं यहाँ बनाती हूँ, ठीक है, दिस इज़ कार्बन नंबर 1। अगर आप देखो तो कार्बन नंबर 1 के साथ क्या बन रहा है? OH, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे क्या बन रहा है? OH, और इसका यहाँ पे दूसरा बॉन्ड किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब उसके बाद कार्बन नंबर 1 के बाद किसकी बारी आ जाती है? कार्बन नंबर 2 की। कार्बन नंबर 2 के साथ क्या मौजूद है? OH। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, सॉरी, OH, और दूसरा इसके साथ यहाँ पे क्या मौजूद है? H, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मौजूद है कार्बन नंबर 3, ठीक है। कार्बन नंबर 3 के साथ यहाँ पे क्या मौजूद है? OH, और दूसरा क्या है? H। कार्बन नंबर 3 के बाद हमारे पास आ जाता है कार्बन नंबर 4, ठीक है। कार्बन नंबर 4 का OH जो है वो नहीं रहा था, तो यहाँ पे कोई भी OH ग्रुप नहीं होगा, बल्कि इसकी बॉन्डिंग किसके साथ हो रही थी? ऑक्सीजन के साथ, तो ये यहाँ पे हम बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो तो C4, कार्बन नंबर 4 के पास साथ कार्बन नंबर 5 है, ठीक है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 1 2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे CH2, और साथ ये हमारे पास क्या मौजूद है? OH। तो अगर आप देखो ये पहले एक चेन स्ट्रक्चर थी जो कि अब क्या बन चुकी है? रिंग स्ट्रक्चर। अब ये हमारे पास क्या है? राइबोस शुगर, ठीक। हमें डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए? डीऑक्सीराइबोस। क्या चाहिए? डीऑक्सीराइबोस, विच मीन्स कि हमें ऑक्सीजन रिमूव करना है, डी में रिमूव, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो कार्बन नंबर 2 है, ठीक है, इसके पास ये जो OH है ना, इसका जो ऑक्सीजन होता है ये रिमूव हो जाता है। अब वो क्यों होता है उसके बारे में
बहुत डिटेल्ड केमिस्ट्री है, लेकिन अगर आपने बस यहाँ याद रखना है कि जो राइबोस शुगर है उसके कार्बन नंबर 2 के साथ जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाता है, और अब ये जो स्ट्रक्चर रह जाएगी इट विल बी आ डीऑक्सीराइबोस। क्लियर? तो अब हमने क्या किया, जो दूसरा इंग्रेडिएंट था राइबोस पेंटोस शुगर, वो भी हमने आप कह सकते हो एक तरीके से उसकी ख़रीदारी कर ली। अब आखिरी ख़रीदारी रहती है किसकी? फास्फोरिक एसिड की। अब अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे न्यूक्लियोटाइड के लिए बनाने के लिए वो थे नाइट्रोजनस बेसेस, पेंटोस शुगर एंड फास्फोरिक एसिड, जिसमें से हमने नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर की आप कह सकते हैं शॉपिंग कर ली है। पहले मैं ज़रा इन दोनों को जोड़ूंगी, ठीक है? पहले हम इन दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में तड़का किसका लगा देंगे? फास्फोरिक एसिड का। क्लियर? अब ये क्या है? पेंटोस शुगर, जो कि अभी हमने रिंग स्ट्रक्चर में बना के डिटेल में बनाई है, ठीक है? इसका ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 4 के साथ ही ऊपर कार्बन नंबर 5, ठीक है? कार्बन नंबर 1 के साथ यहाँ हमें पता है OH और H। इसी तरीके से कार्बन नंबर 2 ये डीऑक्सीराइबोस है तो ऑक्सीजन नहीं था, रिमूव कर दिया था तो H, ठीक है? कार्बन नंबर 3 के साथ OH एंड H, कार्बन नंबर 4 के साथ CH2OH। क्लियर? अब जो पेंटोस शुगर है उसके साथ जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेसेस हमें याद हैं कौन कौन सी थी? प्यूरीन्स प्लस पायरिमिडीन्स। क्लियर? तो इन चारों में से कोई भी नाइट्रोजनस बेस ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कौन सी बेस ले लेती हूँ? एडेनिन, ठीक है? एडेनिन है ये कहाँ पे जाके अटैच होगी इस पेंटोस शुगर के साथ? तो हमेशा याद रखना है इट विल फॉर्म अ बॉन्ड विद कार्बन नंबर 1। कैसे? हमारे पास जो ये OH मौजूद है, ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, इट विल बी रिमूव्ड, और यहाँ पे किसको ऐड कर दिया जाएगा? एडेनिन को, ठीक है? कार्बन नंबर 1 के साथ कौन आके अटैच हो जाएगा? एडेनिन। दिस बॉन्ड इज, याद रखना, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अभी तक हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनी है उसमें एक हमारे पास क्या मौजूद है? शुगर, और उसके साथ क्या दूसरी क्या मौजूद है? नाइट्रोजनस बेस। इस स्ट्रक्चर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि जब शुगर और प्लस नाइट्रोजनस बेस होते हैं तो उस टाइम स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? दैट इज़ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अभी ये न्यूक्लियोटाइड नहीं बना, न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए हमें एक तीसरा इंग्रेडिएंट चाहिए जो आपने भूलना नहीं है, दैट इज़ अ फास्फोरिक एसिड। हमने अभी जब सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर को विच इज़ अ डीऑक्सीराइबोस शुगर, जब इनको आपस में मिलाया तो वो हमारे पास क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। क्लियर? और ये याद रखना है कि न्यूक्लियोसाइड्स में जो नाइट्रोजनस बेस होती है वो हमेशा कार्बन नंबर 1 के साथ आके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाती है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड इंग्रेडिएंट, दैट इज़ फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है H3PO4, ठीक है? तो जो एक है उसको सेंटर में रख दो P, उसके साथ चारों तरफ ऑक्सीजन लगा दो, और जो हाइड्रोजन है उसको इस तरह ऐड कर दो। तो ये हमने क्या बना दिया? फास्फोरिक एसिड। ओके, अब ये जो फास्फोरिक एसिड है हमेशा याद रखना ये कार्बन नंबर 5 के साथ आके बॉन्डिंग करेगा, ठीक है? कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फोरिक एसिड और कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस। अब ये बॉन्डिंग कैसे होती है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। ये रही पेंटोस शुगर, ठीक है? इसके कार्बन नंबर 1 के साथ क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजनस बेस। और कार्बन नंबर 5 पे अगर आओ तो कार्बन नंबर 5 पे मैंने यहाँ पे पहले लिखा था CH2OH, तो अगर इसको ओपन करके मैं लिखूँ तो इट विल बी लाइक दिस, CH2 और साथ में इसके क्या होता है? OH। यहाँ पे मौजूद होता है फास्फोरिक एसिड, ठीक है? इस तरीके से इसके पास 3 OH ग्रुप होते हैं,
ठीक है, और एक होता है, और डबल बॉन्ड इसने किसने बनाया हुआ होता है, ऑक्सीजन के साथ। फास्फोरिक एसिड है तो दैट्स वाई इट इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये जो हमारे पास OH है, ये जो कार्बन नंबर 5 के साथ जो OH है, इट इज़ अ अल्कोहल। ठीक है, और जबकि फास्फोरिक एसिड के साथ जो OH लगा है, इट इज़ अ एसिड। क्योंकि ये फास्फोरिक एसिड के कंपाउंड में मौजूद है तो इसलिए यह भी क्या है, एसिड है, याद रखना है। कार्बन नंबर 5 के साथ जो OH है वो अल्कोहल है, और जबकि फास्फोरिक एसिड के साथ जो अंदर OH ग्रुप है दैट इज़ अ एसिड। अब ये बॉन्डिंग होती कैसे है, हमारे पास जब भी अल्कोहल और एसिड की आपस में बॉन्डिंग होती है तो उसको ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। ईस्टर, नज़र नहीं आएगा, टेरिफिकेशन। ठीक है, और इस बॉन्ड को ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड। जब अल्कोहल और एसिड के दरमियान बॉन्डिंग होती है तो उसको क्या कहा जाता है, ईस्टर बॉन्ड। एज अ रिज़ल्ट इस बॉन्ड के बनने के रिज़ल्ट में वाटर मालिक्यूल जो होता है वो रिलीज़ होता है। कैसे होगा कि देखें, हमारे पास ये जो कार्बन का OH है, इट विल लूज़ इट्स H, ये अपना H रिलीज़ कर देगा, जबकि फास्फोरिक एसिड का जो ये OH ग्रुप है ये कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। अब एक H यहाँ से आ गया और एक OH यहाँ से आ गया तो क्या बन गया, H2O, वाटर मालिक्यूल रिलीज़ हो गया, और रिमेनिंग क्या है, O, ऑक्सीजन रह गया। तो फास्फोरिक एसिड जो है वो किसके साथ बॉन्डिंग बना देगा, O के साथ, और O यहाँ से किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ, कार्बन नंबर 5 के साथ। क्लियर? This is how phosphoric acid gets attached with the carbon number 5 of pentose sugar. अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है, हमने सक्सेसफुली न्यूक्लियोटाइड बना दिया है। थोड़ी सी नेमिंग सीख लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके पेपर्स के लिए या किसी भी MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास बॉन्डिंग हो रही है पेंटोज शुगर और एडेनिन की, ठीक है, तो उस न्यूक्लियोसाइड को हम क्या कहेंगे, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है ना कि जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में बॉन्ड करता है तो उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, जब फास्फोरिक एसिड नहीं होता। ठीक है, तो उस टाइम उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, दैट विल बी एडिनोसिन। ठीक है, अगर हमारे पास इसी तरीके से शुगर है और शुगर के साथ गुआनिन आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज़ गुआनोसिन, गुआनोसिन। और ऐसे ही अगर शुगर के साथ थायामीन आ जाता है, ठीक है, तो दैट विल बी थायमिडीन, याद रखना, थायमिडीन। एंड द लास्ट वन इज़ शुगर के साथ अगर हमारे पास यहाँ पे साइटोसिन आ जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, साइटिडीन। ठीक है, और जब इनके साथ लेट्स से स्ट्रक्चर में शुगर, एडेनिन और उसके साथ फास्फोरिक एसिड आ जाता है, ऐसे ही शुगर के साथ ये न्यूक्लियोसाइड के साथ हम फास्फोरिक एसिड लगा लेते हैं, शुगर, थायामीन एंड फास्फोरिक एसिड, शुगर, साइटोसिन एंड फास्फोरिक एसिड। तो अब ये क्या बन गया है, न्यूक्लियोटाइड। तो हम इस टाइम इनका नाम क्या होगा, ठीक है, तो जब एडेनिन होगा तो दैट विल बी एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद अगर गुआनिन होगा तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी गुआनाइलिक एसिड। ऐसे ही अगर थायमीन होगा तो दैट विल बी थायमिडाइलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ओके। और इसी तरीके से साइटेडाइलिक एसिड, ये थोड़ा बहुत हमारे पास नेमिंग का आ जाता है। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आया DNA हेट्रोपॉलीमर है या होमोपॉलीमर है।
क्या मतलब, क्वेश्चन पहले समझते हैं कि आया जो डीएनए का जो पॉलीमर स्ट्रक्चर है, मैंने बिल्कुल शुरू में बताया है कि बहुत से मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, इसलिए इसको पॉलीमर कहते हैं। ये हेट्रो है, विच मीन्स कि इसके जो मोनोमर्स हैं वो डिफरेंट हैं, या ये होमोपॉलीमर है कि ये सेम एक जैसे मोनोमर से मिलके बनता है। तो अगर आप इधर ऊपर देखो, हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे मोनोमर्स मौजूद हैं। एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, ये चारों इसके क्या हैं, मोनोमर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स की कितनी टाइप्स हैं, 4। तो इसका मतलब हुआ कि डीएनए जो है, आंसर इज हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर क्या मतलब है कि इसका जो मोनोमर है वो क्या था, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। और वो न्यूक्लियोटाइड कितने तरह के हैं, 4 तरह के, एडिनाइलिक, गुआनाइलिक, थायमिडाइलिक, साइटिडाइलिक, विच मीन्स कि वो डिफरेंट हैं। तो दैट्स वाई डीएनए इज अ हेट्रोपॉलीमर। हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। ऐसे भी समझो कि हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर एक स्टोरेज की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको बोलते हैं स्टार्च। ये स्टोर्ड फूड होता है। ठीक है, अब जो स्टार्च होता है वो, इसका मोनोमर क्या होते हैं, बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलके बना है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज। ठीक है, और काफ़ी नंबर होता है इसका। तो अगर आप देखो, ये एक ही जैसे मोनोमर से मिलके बना है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। इनकी जो केमिकल, अगर आप उसकी स्ट्रक्चर देखो तो वो भी एक जैसी ही है। तो ये हमारे पास क्या होगा, होमोपॉलीमर। अब मुझे यकीन है कि आपको बात समझ आ गई होगी। जबकि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं सारे, लेकिन न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के हैं, 4 तरह के हैं। ठीक है, दैट्स वाई डीएनए इज अ हेट्रोपॉलीमर। एंड प्लांट्स के अंदर जो स्टार्च है वो क्या है, होमोपॉलीमर। डीएनए क्योंकि एक पॉलीमर चेन है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की, तो इसका मतलब है कि अब हम आसानी से डीएनए की स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि हमने उसका एक मोनोमर बना दिया है विच इज़ अ न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब इसी तरीके से अगर मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ ड्रा करूँ तो इट इज़ दिस इज़ अ पेंटोज शुगर, जिसके कार्बन नंबर 1 के साथ क्या था, दैट इज़ नाइट्रोजनस बेस में यहाँ पे फॉर एग्जांपल एडिनिन लिख लेती हूँ, और कार्बन नंबर 5 के साथ हमारे पास क्या मौजूद था, फास्फोरिक एसिड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हमने बना लिया है। इसी तरीके से एक और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है, जिसके साथ मुख्तलिफ आप कह सकते हो नाइट्रोजनस बेस, साइटोसिन लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इस तरह चेन बनाते हैं, और हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर आती है, डीएनए की। तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे मज़ीद भी, इस इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में होगा। यहाँ तक हमने अभी तक क्या बनाया है, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्डिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और एक लॉन्ग चेन किस तरह बनाते हैं, बॉन्डिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसके बाद हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे बनती है डीएनए की। ठीक है, और इसके बाद डीएनए जो है वो फोल्ड अप होके क्रोमोसोम्स वगैरह और ये सब किस तरह बनाता है। ये बेसिक्स हैं साइंस की, बायोलॉजी की, ये बेसिक्स हैं, ये हर बच्चे को आनी चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।